यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 30 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सॉलिटॉन तरंगे। ये जो सुनामी के समय जो तरंगे होती है उन्हीं को सॉलिटॉन तरंगे कहते हैं। हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ जिसमें क्वांटम फ्लूइड के माध्यम से इन तरंगों की प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया है। उसके पश्चात हम देखेंगे ताप कटिबंध, जिसमें ताप कटिबंध इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें चक्रवात देखने हैं, तो जिसमें हम चक्रवात के प्रकार और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाल ही में एक जो मोन्था नाम का तूफान आया है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है। इसके साथ हम चक्रवात के नामकरण की प्रणाली को भी देखेंगे और एक अन्य चक्रवात जिसको अटलांटिक क्षेत्र में हेरिकेन के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मेलिसा, हम उसके बारे में बात करेंगे, वो कि अब तक के सबसे तीव्रतम तूफानों में से एक है। उसके साथ हम हेरिकेन हंटर नामक एक विमान की बात करेंगे। ये विमान मुख्य रूप से चक्रवात की आंख के अंदर जाके उसका अध्ययन करता है। इसके साथ हम देखेंगे 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जो हाल में जो कि मंत्री और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हैं, इनको अगर 30 दिन या उससे अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है तो इनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके साथ हम देखेंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक के बारे में, और फिर सोचना जरूरी है सेगमेंट के साथ हम डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सुनामी जैसी तरंगों को समझना, यानी नैनोमीटर टैंक ऑफ हीलियम रिवेल वियर्ड वेव्स नेवर सीन बिफोर। मतलब कि जो एक बहुत छोटे नैनो स्केल पर एक टैंक बनाया गया जिसमें हीलियम को डाला गया और उसके माध्यम से एक अध्ययन करके सुनामी की तरंगों को समझा गया। तो ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर अप होगा, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी और जिसके अंदर क्वांटम फ्लूइड, और GS1 के अंदर सुनामी में कवर होगा, क्योंकि सुनामी है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है वही सुनामी कहलाती है। अब सुनामी क्या है? तो सुनामी जो समुद्र के अंदर जो लहरें होती है वो पानी के एक बड़े हिस्से में, आमतौर पर किसी महासागर झील में बड़ी मात्रा में पानी के विस्थापन के कारण होने वाली एक लहरों की श्रृंखला है। यहाँ पे एक विशेष बात क्या है कि इन लहरों की एक खासियत होती है जिसे बोलते हैं सॉलिटॉन, यानी एक ऐसी लहरें होती है जो बिना ऊर्जा खोए लंबी दूरी तय करती है। जब ये लहरें आगे बढ़ती है तो ये अपनी ऊर्जा को बनाए रखती है, अपनी ऊर्जा को खोती नहीं है। तो सुनामी जैसी तरंगों को समझना, वैज्ञानिक सुनामी या फिर जो सॉलिटॉन जैसी नॉन लाइनर तरंगे उनको समझना चाहते हैं। और अरेखीय, नॉन लाइनर का मतलब है कि इन तरंगों का व्यवहार होता है वो काफ़ी अप्रत्याशित होता है, जैसे कि छोटा कारण और बड़ा प्रभाव। अब प्रयोगशाला में मौजूद 100 मीटर लंबे पानी के टैंक भी प्रकृति की इन चरम तरंगों की नकल नहीं कर सकते। वर्तमान में जो अध्ययन किए जाते थे वो मुख्य रूप से पानी के टैंक के अंदर तरंगे उत्पन्न करके किए जाते थे, लेकिन जो ये अध्ययन किया गया है जो कि मुख्य रूप से क्वांटम फ्लूइड के माध्यम से, वो बेहद डिफरेंट है। अब इसमें क्या हुआ, इसका समाधान क्या है? एक क्वांटम फ्लूइड और एक नैनो टैंक। एक छोटा सा नैनो टैंक होगा, उसके अंदर क्वांटम फ्लूइड डालेंगे और उसके माध्यम से इस रिसर्च को किया गया है। तो इसके लिए शोधकर्ताओं ने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोपिक चिप पर एक बहुत छोटा सा टैंक बनाया और उस टैंक में पानी की जगह एक खास लिक्विड हीलियम को डाला और उसको लगभग एब्सोल्यूट जीरो के करीब ठंडा किया। एब्सोल्यूट जीरो लगभग -300 डिग्री या उससे भी उसके आसपास का टेम्परेचर होता है, और इस तापमान पर जो हीलियम है वो एक अनूठी क्वांटम अवस्था में बदल जाता है। यानी परम शून्य तापमान पर जो हीलियम है वो एक अनूठी क्वांटम अवस्था में बदल जाता है, और जिसे अति तरल सुपर फ्लूइड या फिर क्वांटम फ्लूइड कहते हैं। तो हीलियम है, अगर वो परम शून्य तापमान पर है तो वही हीलियम है, वो एक अति तरल और क्वांटम फ्लूइड कहलाता है। अब जब कोई पदार्थ क्वांटम फ्लूइड बन जाता है तो उसमें कुछ अविश्वसनीय गुण होते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर हमने अध्ययन किया है। और जो सामान्य तरल लिक्विड होता है उसमें ये गुण नहीं होते। जैसे पहला होता है जीरो विस्कोसिटी, यानी इसमें शून्य घर्षण होता है, इसमें कोई घर्षण या चिपचिपाहट नहीं होती है। इसकी वजह से हीलियम की 6.9 नैनोमीटर जितनी पतली फिल्म भी बिना अटके रुके बह सकती है। और दूसरा है फाउंटेन इफेक्ट। ये क्या होता है, इसमें तरल का एक बहुत अजीब गुण देखा गया है
वो गुण ये है कि यह जो गर्मी से दूर नहीं जाता बल्कि गर्मी की तरफ बहता है। अब तरंगे बनाना और मापना, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस फाउंटेन इफेक्ट का फायदा उठाया इस रिसर्च में। उन्होंने पहले तरंगे बनाई और फिर उनको नापा गया। तो तरंगे बनाने के लिए क्या किया इन्होंने चिप पर लेजर लाइट को डाला। उससे क्या हुआ, लेजर की गर्मी ने क्या किया, क्वांटम फ्लूइड को अपनी ओर खींचा और लेजर को तेजी से चालू बंद करके उन्होंने तरल को धकेला, जैसे चप्पू नाव को कैसे धकेला जाता है उसी तरह से, और तरंगे पैदा की। और फिर उन तरंगों का मापन किया। इसमें लेजर सिस्टम से तरंगों को मापा गया और जब तरंग के गुजरती थी तो तरंग की ऊंचाई में बदलाव से लेजर की फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती थी, जिससे तरंग का सटीक आकार पता चल जाता था। और इसी तरह से इन्होंने ये पूरा अध्ययन किया है। अब अभूतपूर्व खोजें, क्या मिला इसे कि एक तो उल्टी झुकने वाली तरंगे, पानी की तरंगे टूटने से पहले आगे झुकती है, ये क्वांटम फ्लूइड तरंगे टूटने से पहले पीछे और झुक रही थी। जैसे पानी की तरंगे सामान्यतः क्या होता है, जब टूटती है तो उससे पहले आगे की ओर झुकती है, जबकि क्वांटम फ्लूइड में वो तरंगे वो पीछे की ओर झुक रही थी। दूसरा सोलिटॉन फिशन, या सोलिटॉन फिशन मतलब कि फिशन का मतलब विखंडन, टूटना होता है। जब एक शक्तिशाली तरंग टूट रही थी तो टूटने के बजाय 12 छोटी छोटी सोलिटॉन तरंगों की एक नई ट्रेन बनाई, मतलब एक ट्रेन के रूप में विभाजित हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि इसलिए सुनामी ज़्यादा खतरनाक बनती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि उसमें सोलिटॉन फिजन पाया जाता है। एक ध्यान रखना है, जो फिजन वर्ड है उसका मतलब है विखंडन। तो ये विखंडन एमसीक्यू में बड़ा हेल्प करता है, कहीं कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता और एक फिजन वर्ड उसका आपको मतलब पता है तो आप कर सकते हो। अब बात करें हॉट सोलिटॉन की। हॉट सोलिटॉन यानी सबसे अजीब बात इसके ये थी कि सोलिटॉन जो तरंगे थी वो पीक्स नहीं थी बल्कि डिप्रेशन थे, और जिन्हें हॉट सोलिटॉन कहा गया। और ये गड्ढे थे, जो डिप्रेशन थे, वो अपने आसपास की जो तरल से उससे थोड़े गर्म थे। अब शोध का महत्व देखें तो क्या जो नैनो स्केल पर क्वांटम फ्लूइड हो रहा है उसकी तुलना समुद्र और क्लासिकल पानी से की जा सकती है। तो देखते हैं कि जो इसमें फोर्स लगा था वो ग्रेविटेशन फोर्स ही था, और लेकिन जो चिप में फोर्स होता है वो वेन डेर वॉल्स होता है। तो समुद्र और चिप में फोर्स अलग अलग था, लेकिन जो समुद्र और चिप, ये इन दोनों प्रणालियों को जो नियंत्रित करने वाले गणितीय समीकरण है वो एक ही हैं। और इस प्रयोग ने सुनामी की नकल नहीं की, बल्कि जो सुनामी के पीछे जो गणित काम करती है उसकी नकल की थी, और वह भी ऐसी परिस्थितियों में की थी जो कि बड़े बड़े टैंकों में संभव नहीं है, वो एक छोटी सी चिप पर संभव हो पाया। अब लाभ देखा जाए तो मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी बड़ा टैंक था अब हम चिप पर आ गए। तो गति मतलब जो बड़े टैंक में अध्ययन में घंटों लगते थे अब वो काम चिप पर मिली सेकंड में हो गए। नियंत्रण, लेजर तरंगों को नियंत्रित करना बहुत आसान था। और नई भौतिकी मतलब क्वांटम भौतिकी, यानी इसने वैज्ञानिकों को अरेखीय तरंगों और क्वांटम तरल पदार्थों के व्यवहार को समझने के लिए नया और शक्तिशाली टूल दिया। तो फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वांटम भौतिकी के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, तो उसमें एक विकल्प ये रह सकता है कि सुनामी की तरंगों को समझना, उनका अध्ययन करना, वो क्वांटम भौतिकी में वैसा किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। एक प्रश्न बनता है कि क्वांटम तरल पदार्थ क्या होते हैं, तो वो हमने देख ही लिया कि क्वांटम तरल क्या होते हैं। और क्वांटम तरल के दो गुण होते हैं, एक तो जीरो विस्कोसिटी रहती है, शून्य विकर्षण रहता है उसके अंदर, विस्कोसिटी रहती है, और फाउंटेन इफेक्ट होता है, यानी उसमें घर्षण चिपचिपाहट नहीं होगी और वो गर्मी से दूर नहीं होता बल्कि गर्मी की तरफ बहता है। अब हम बात करेंगे मोंता चक्रवात, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रह रहा है। ये ज्योग्राफी में कवर होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी साइक्लोन के माध्यम से जो त्रासदी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, वहाँ पे भी ये काउंट होता है। तो हम इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मोंता चक्रवात है वो है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन ये होता क्या है, कैसे उत्पत्ति होती है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक तो होता टेम्परेचर और एक होता प्रेशर। उसमें क्या संबंध है, तो तापमान और दाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दाब कम होगा, और दाब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। फिर बात करें पवन की उत्पत्ति, तो हवा की उत्पत्ति हमेशा उच्च वायुदाब से होती है। तो मतलब कि एक जगह है हाई प्रेशर और एक जगह है लो प्रेशर, तो इट मीन्स हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी, और जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर होगा वो हाई टेम्परेचर होगा,
और यहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमारे गर्मियों में बारिश आती है, सर्दियों में नहीं आती है, क्योंकि हिंद महासागर पे हाई प्रेशर बनता है और वो फिर साउथ वेस्ट मानसून के माध्यम से हमारे बारिश होती है। तो हवा की उत्पत्ति होती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से होती है और वह निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब बात करते हैं पवन, विंड की दिशा क्या होती है। तो अब देखो, जैसे ये है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर मानो कि एक हवा ऐसे चल रही है तो अब इसकी दिशा क्या होगी। आपके पास एक विकल्प है, आप बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हवा है, आप ये भी बोल सकते हो कि साउथ वेस्ट हवा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हवा की जो उत्पत्ति होती है वो हवा जिस दिशा से आती है वहाँ से मानी जाती है। यानी पवन जिस दिशा से आ रही है वही हवा की दिशा होती है। इसलिए जो मानसूनी पवनें होती है उनको हम जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती है, लेकिन हम उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, एक होता है संवहन और एक होता है अभिवहन। अभिवहन, जब हवा नीचे से ऊपर की ओर उठती है तो उसे संवहन कहते हैं। इसके हिंदी में, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है कन्वेक्शन। जो सेवनीय वर्षा होती है, कन्वेंशनल रेन होती है, वो सेवन उसी से जुड़ा है। और ये जो वापस ऊपर से नीचे हवा आती है उसे बोलते हैं एडवेक्शन, यानी अभिवहन। तो संवहन और अभिवहन के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, और साथ ही जो हमने वायु दाब और तापमान का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चक्रवात कैसे क्या उत्पत्ति होते हैं। तो सबसे पहले जो पृथ्वी पर तापमान का वितरण है उसको हम ताप कटिबंधों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको इक्वेटर कहते हैं हम जैसे जैसे के ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो या 90 डिग्री है या उत्तरी ध्रुव है और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। तो जैसे ही हम 23.5 डिग्री तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने है कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, और उसके ऊपर है, यहाँ पर है 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, और नीचे है हमारे अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। तो यह मुख्य बात यह है कि जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का एरिया है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, और इसी को टोरॉइड जोन कहते हैं या कभी कभी ट्रॉपिकल एरिया भी कहते हैं। तो यही ट्रॉपिक्स कहलाता है। अब देखा जाए तो कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त यानी 23.5 से 66.5 ऊपर भी और नीचे भी, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि हम जिस ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन आ रहा है। तो ये दोनों साइक्लोन अलग अलग है। भारत कौन से जगह पर है, भारत मुख्य रूप से इस जगह पर है, तो हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इसी उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आता है, और मुख्य रूप से कब आता है, जब सूर्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर या हिंद महासागर के उत्तरी भाग में रहता है, तो उस समय वहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण चक्रवात के लिए जो मुख्य रूप से जो तापमान होता है, गर्म पानी वो मिलता है, और अधिक ताप की वजह से वहाँ पे एक तरह का चक्रवात की स्थितियाँ बनती हैं। अब हमने देख लिया, तो हम देखते हैं कि चक्रवात के प्रकार कौन कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये उष्णकटिबंध में आते हैं, हमने देखा था अभी, ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिनको बहिरुष्ण चक्रवात भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब ये तो उष्णकटिबंध में आ रहे हैं उष्णकटिबंधीय वाले, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है ये 35 से 65 डिग्री अक्षांशों में आते हैं, यानी मध्य और उच्च अक्षांशों में ये आते हैं। अब पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हिंद महासागर में इनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर है वहाँ पर इसको हेरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है, फिलीपींस के आसपास वाला एरिया, जापान के आसपास का एरिया, वहाँ पे इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पश्चिमी तट है वहाँ पर इसको विली विली नाम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वही जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसके बारे में बात करी कि वो मध्य और उच्च अक्षांशों में होते हैं, और ध्यान रखना ये वाताग्र बनते हैं ना, उन वाताग्र के माध्यम से इनका जन्म उत्पत्ति होती है, और ये पछुआ पवनों के साथ चलते हैं। तो हमेशा ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं,
सामान्यतः इनका यही पैटर्न रहता है कि ये वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, और कभी कभी ये अपने रास्ते से बदलाव बीच करते हैं, मार्ग चेंज होता है इनका, और इनके मार्ग को झंझापथ यानी स्ट्रॉम ट्रैक कहा जाता है। ये भी आप एमसीक्यू के हिसाब से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो ये चक्रवात है क्या? तो जो साइक्लोन है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, साइक्लोस, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। ऐसा इसलिए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो समुद्र में कुंडली मारे सांप की तरह दिखाई देते हैं। एक विशाल गोल घूमता हुआ तूफान यानी सर्कुलर स्ट्रॉम, जो कम वायुमंडलीय दबाव यानी अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर बनता है। तो मैं ध्यान रखना है ये कहाँ बनता है, जैसे ये गोल गोल सर्कल है तो बीच में यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो प्रेशर है वो क्या होगा, बहुत कम रहेगा। तो चक्रवात में केंद्र के बाहर की ओर सभी दिशाओं में वायुवाद दाब बढ़ता जाता है। तो ये चक्रवात है, तो यहाँ बीच में तो लो प्रेशर है और इसके चारों ओर क्या हाई प्रेशर है। तो यह हवाएं हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इस चारों, ये जो बीच का केंद्र है, यहाँ पे चारों ओर से हवाएं चलेगी, और जैसे हवाएं चलेगी तो ये लो प्रेशर का केंद्र है, इसे बोलते हैं आई। इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, और इस जगह पर हवा ऊपर उठती है और एक तूफान चक्र बनता है इससे। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है, और अंत में क्या होता है, गर्म समुद्री पानी ऊपर की ओर उठता है, और इसमें बहुत तेज हवाएं, बारिश और तूफान लाने की क्षमता होती है, जो अगर स्थल पे आते हैं तो तबाही मचाते हैं। अब चक्रवात की उत्पत्ति और दिशा देखें तो एक गर्म समुद्री सतह, यानी चक्रवात आमतौर पर गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनते हैं, जहाँ समुद्र का तापमान लगभग 26 डिग्री के आसपास हो, और कम दबाव का क्षेत्र। जब तापमान अधिक है तो दबाव क्या कम होगा, क्योंकि गर्म समुद्र का पानी पवन को गर्म और नम बनाता है, और ये नम गर्म पवन ऊपर उठती है, यानी संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है, जिससे सतह के पास कम दबाव का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो हवाएं आती है चारों ओर से, तो इस क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन है, तो इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, और यहाँ आके हवाएं ऊपर उठ जाती है इस तरह से। और हवा का घूमना, अब हवा आसपास की जो ठंडी पवन है, इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए तेजी से आती है, और जो कोरिलिस फोर्स है, अब कोरिलिस फोर्स क्या होता है, हम एक बार वापस देखते हैं। यहाँ पे जो इक्वेटर पे कोरिलिस फोर्स होता है वो 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो कोरिलिस फोर्स बढ़ता रहता है। जो कोरिलिस प्रभाव होता है उसकी वजह से क्या होता है कि उसको सर्कुलर मोशन मिलता है, इस वजह से ये हवाएं घूमने लगती है और चक्रवात निर्मित होता है। और चक्रवात की घूमने की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। वैसे देखा जाए तो कोरिलिस फोर्स है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज लगता है, और दक्षिणी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज लगता है। लेकिन होता क्या है ना कि कोरिलिस प्रभाव के कारण जब हवाएं, जैसे एग्जांपल है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कोरिलिस फोर्स है, यानी जो कोरिलिस बल है, वो कैसे लगता है, वो लगता है क्लॉकवाइज। लेकिन जो चक्रवात के घूमने की दिशा है वो क्या है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है, होता क्या है कि ये चक्रवात की आंख है बीच में, और चारों ओर से यहाँ बीच में हवाएं आ रही है। अब हमें पता है कि कोरिलिस फोर्स कैसे लगेगा, वो लगेगा क्लॉकवाइज, तो ऐसे लगेगा। तो हर हवा अपनी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब अपने राइट की ओर मूव होगी। जैसे सारी हवाएं जब राइट की ओर मूव होगी तो जो सर्कल, जो इनकी ये मुड़, भले ही हवा ऐसे राइट की ओर रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि इनका जो पूरा साइकिल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाएगा। फिर बात करें चक्रवात का तेज होना, तो तूफान जैसे जैसे तीव्र होता है, मतलब कि जो गर्म हवा, नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, तो ये बादल बनती है, और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक गर्मी रिलीज होती है, जो तूफान को शक्तिशाली बनाती है और हवा की गति को बहुत तेज करती है। इसलिए जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा उतना ही जो वो चक्रवात होगा वो तीव्र होगा। अब मोंता चक्रवात के बारे में बात करें तो हाल में बंगाल की खाड़ी में ये विकसित हुआ है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र, लो प्रेशर वाले एरिया से हुई थी। 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट के मछलीपट्टनम से
कलिंगापट्टनम के बीच में जो काकीनाडा है उसके आसपास इसका लैंडफॉल हुआ था। लैंडफॉल का मतलब ये कि जो समुद्र जो चक्रवात होती है उसकी जो आंख होती है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वो जब तट से टकराता है उसके बाद ये विनाश लाता है, क्योंकि तेज हवाएं, तेज बारिश और आंधियाँ वगैरह चलती हैं। अब इसका नाम है वो थाईलैंड ने सुझाया था, किसको? विश्व मौसम विज्ञान संगठन को, विश्व मौसम संगठन को, WMO को। तो अब हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो मोथा चक्रवात है उसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पूरा कवरअप कर लिया है। अब देखते हैं चक्रवातों का नामकरण। चक्रवातों का नामकरण मुख्य रूप से जो प्रारंभिक नामकरण था वो 18वीं शताब्दी तक तो जो कैथोलिक संत थे, ईसाई धर्म के अंदर जो कैथोलिक सेक्ट है उसके नाम पर था, फिर महिलाओं के नाम पर रखने लगे, फिर बाद में पुरुषों के नाम पर भी रखने लगे। लेकिन जो वर्तमान नामकरण प्रणाली है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नेतृत्व में है। और WMO ने छः RSMC बनाए हैं, यानी क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाए हैं। और तो ये सेंटर उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र इनके द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी चक्रवात, कोई चक्रवात अगर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या उससे ज़्यादा वाला है तभी उसका नाम रखा जाएगा, अदरवाइज उसका नाम नहीं रखा जाएगा। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवात हैं उनके नामकरण की जिम्मेदारी है वो RSMC, यानी जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसकी है। विश्व में टोटल 6 RSMC है, उसमें से एक भारत में है जो कि IMD का हिस्सा है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कोई भी तूफान आएगा तो हमारा जो दिल्ली में जो IMD के मुख्यालय में जो RSMC है वही इनका नामकरण वगैरह करेगा। और इनका जो नामकरण करते हैं, जो नामों की सूची दी जाती है राष्ट्रों के द्वारा, तो नाम का अर्थ, उच्चारण, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी वो देते हैं। अब प्रक्रिया देखते हैं। तो 2004 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय 8 देश इसमें शामिल थे। याद रखने का तरीका है, पहले वेस्ट में पाकिस्तान और ओमान है, फिर भारत और बांग्लादेश है, मालदीव एंड श्रीलंका है, और म्यांमार और थाईलैंड है। देखा जाए तो इन 8 देशों ने 64 नाम दिए थे जो 2018 तक चले, 18 में समाप्त हो गए। तो फिर वापस 2018 में ये प्रोसेस शुरू की गई, तो उसमें 5 देश और जुड़ गए, जिसमें ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, UAE है और यमन है। तो वर्तमान में 13 देश हैं और 13 देशों ने 2018 में एक सूची बनाई, ठीक है। और सभी 13 देश अल्फ़ाबेट के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में नाम देते हैं, यानी सबसे पहले बांग्लादेश किसी तूफान का नाम रखेगा, फिर भारत रखेगा, ऐसे चलता रहता है। और अप्रैल 2020 तक सभी देशों के जो सुझाए नाम थे उनकी सूची को मंजूर कर लिया गया। हालिया नामकरण देखें तो इन नियमों के हिसाब से हर देश का मौसम विभाग है वो अपनी तरफ से चक्रवात का नाम रखेगा। जैसे 7 अक्टूबर 2025 को, अभी रिसेंटली 20-25 दिन पहले जो चक्रवात आया था, तो उसका नाम श्रीलंका ने रखा था, वो था शक्ति। और उसके बाद थाईलैंड का नंबर था। तो जो अभी वर्तमान में 28 अक्टूबर को तूफान आया है, इसका नाम किसने रखा है? थाईलैंड ने रखा है, नाम है मोन्था। अब इसकी सीमाएं हैं, नामकरण के लिए कुछ लिमिटेशंस है। नामकरण, नाम राजनीति से जुड़ा नहीं होना चाहिए, धर्म, लिंग, संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी को ठेस पहुंचाने वाला नाम नहीं होना चाहिए, कठोर या अपमानजनक नाम नहीं होना चाहिए, और अधिकतम 8 अक्षरों का ही होना चाहिए और बोलने में आसान हो, नहीं तो इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। नामकरण के लाभ क्या होते हैं? लोगों में जागरूकता आसानी से फैलाई जाती है, वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधन करने वाली संस्थाएं और राहत एजेंसियों को पहचानने में मदद मिलती है। अब एक बार हम रिवाइज करते हैं कि जो क्षेत्रीय नाम है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके क्षेत्रीय नाम है। ये हिंद महासागर में इसका नाम क्या है? इसको चक्रवात कहते हैं, जबकि अटलांटिक के इस रीजन में इसको हैरिकेन कहते हैं, और पैसिफिक के जो पूर्वी भाग है प्रशांत के, वहाँ पे भी इसको हैरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर इसको विली विली कहते हैं, और वहीं जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत है और उत्तरी प्रशांत है, यहाँ पे इसको मुख्य रूप से टाइफून कहा जाता है। और ध्यान रखना है, टाइफून मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं। तो ये उसके कुछ शॉर्ट नाम थे जो कि मैप में हमने देखे, जिनका हम पहले रिवीजन कर चुके हैं। अब बात करते हैं हैरिकेन मेलिसा की। तो देखो यहाँ पे फोटो में मैंने एक मेलिसा नाम का तूफान का जिक्र कर रखा, और यहाँ पे एक एरोप्लेन भी उड़ा रखा है। तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे मोन्था आ रखा है, वैसे अटलांटिक महासागर में, और ये मुख्य रूप से का जो अमेरिका का पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, ये फ्लोरिडा वगैरह, ये जो क्यूबा है, डोमिनिक रिपब्लिक है, इसके पास में यहाँ मेलिसा नाम का तूफान आ रखा है, कैरिबियन और फ्लोरिडा क्षेत्र में। तो जो मेलिसा है उसे बीस्ट यानी एक राक्षसी तूफान बताया गया है। ये जो पिछले डिकेड्स में अटलांटिक में जितने भयंकर तूफान आए उसमें से सबसे अलग और चरम पर था। तूफान की गति 175
MPH से लेकर 185 तक पहुंच गई, और इसकी सेकंड फेज में इसकी जो स्पीड थी वो 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो बहुत ज़्यादा थी। सामान्यतः क्या होता है कि जब कभी तूफान आता है तो हम फ्लाइट्स वगैरह रोक देते हैं, और प्रयास ये रहता है कि जो एयरपोर्ट है वो पे उस पर किसी भी टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जाती उस क्षेत्र में। लेकिन अमेरिका का एक हैरिकेन हंटर एयरक्राफ्ट है, WC-130J वेदरबर्ड, ये US एयरफोर्स का है। और अमेरिकी एयरफोर्स इन विमानों के माध्यम से क्या करती है कि चक्रवात के अंदर जाती है, चक्रवात की आई की स्टडी करती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो WC-130J वाइट हंटरबर्ड हैरिकेन हंटर विमान है, इसने जो इस मेलिसा जो हैरिकेन है, जो कि साइक्लोन ही है हमारे लिए, तो क्योंकि लोकल नाम रीजनल नाम इसका हैरिकेन है, और इसकी आंख का अध्ययन किया है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है जो चक्रवात वाला टॉपिक था। अब बात करते हैं संविधान का 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये हमारे GS2 में कवर अप होगा, और GS2 में भी कहाँ पर होगा, जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वहाँ पे कवर होगा आर्टिकल 368, पार्ट है वो 20। अब बिल विधेयक क्या है, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में संविधान 130वां संशोधन विधेयक पेश किया था, यानी बिल नंबर है 130। अब इसमें क्या है कि एक तो अनुच्छेद 75 जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात होती है उसमें, अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रिपरिषद की, और अनुच्छेद 239AA जो दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके संदर्भ में है। और यहाँ पे एक संशोधन प्रस्तावित करते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वो 31वें दिन स्वयं अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। अब इसके लिए जो कंडीशन है कि पहली, ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, प्लस 30 दिनों तक उनको कस्टडी में हिरासत में रखा जाता है। अगर किसी भी मंत्री को, अगर ये बिल पारित हो जाता है उसके बाद किसी भी मंत्री को, चाहे PM हो CM भी क्यों न हो, उनको 5 साल के अधिक की सजा वाले किसी अपराध में अरेस्ट किया जाता है और 30 दिनों तक अगर जेल में रखा जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अदरवाइज वो 31वें दिन अपने आप अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। अब मुख्य विवाद क्या है कि विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी है, उसका इशू क्या है कि गिरफ्तारी की पूरी तरह शक्ति वो पुलिस यानी जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनके पास है, इन्फोर्समेंट एजेंसी, और उनके विवेक पर निर्भर करती है। वो जो डिटेंशन है, हिरासत है, इसका मुद्दा 30 दिनों के भीतर जमानत मिलना, ये अदालत के विवेक पर निर्भर है, जो कि काफ़ी अनिश्चित है। जैसे भारत में 5 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग है, और ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होता है कि 30 दिनों के अंदर जमानत मिल जाए। कभी कभी डिटेंशन लंबा भी चल जाता है। चिंता यही है कि इन शक्तियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी उसने आरोप भी लगाया था कि रिसेंटली जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो भी गिरफ्तार किया गया था, तब भी वो अपने पद पर लंबे समय तक रहे थे, बाद में इस्तीफा वगैरह दिया था। तो ये कि ऐसे जो मुख्यमंत्री, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था तो कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो जेल में है, तो बस ऐसे ही कुछ सरकार का कहना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, राजनीतिक अपराधीकरण से बचाने के लिए हम ऐसा प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के कुछ अलग कंसर्न है जो कि कुछ जायज़ भी हैं। तो बस अभी इस पर डिबेट चल रही है, फाइनली इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अब आने वाले सेशन में देखते हैं इसमें क्या होता है। अब बात करते हैं APEC की। ये IR में कवर होगा और GS2 में कवर होगा। APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसकी समिट हुई है अभी। कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है साउथ कोरिया में। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने बोला था कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। वो जैसे कि उनकी आदत है हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जो साउथ कोरिया में मीटिंग हुई, उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि एशिया पैसिफिक है क्या। जो पैसिफिक रिम है उसके सदस्य देशों का एक आर्थिक मंच है और ये क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। ध्यान रखना है, इसमें चीन भी है, अमेरिका भी है, इसमें जापान भी है, साउथ कोरिया भी है। इसमें टोटल 21 देश सदस्य देश हैं जिनको 21 इकोनॉमीज़ कहा जाता है, 21 अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। इसका भी बड़ा तगड़ा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्या होता है ना कि चीन है वो हांगकांग को और ताइवान को अलग देश मानता नहीं है, तो इसलिए इनको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि APEC के अंदर, APEC के अंदर
ये दोनों भी शामिल हैं। और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ, भारत ने इच्छा जाहिर की कि वो इसका सदस्य बनना चाहता है। अब पीएम श्री योजना, इसके बारे में 2 दिन से वैसे ही बात कर रहे हैं, आज फिर से आया है कि जो शिक्षा के लिए फंडिंग है, और क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम पीएम श्री को मानेंगे ताकि केंद्र से कुछ फंड मिल जाए, लेकिन कुछ उनके कैबिनेट के मेंबर्स ने उनका विरोध किया, तो अब एक बार की उन्होंने रोक लगाई है। अब चेन्नई है वो क्रूज़ हब बनने की राह पर है। तो और चेन्नई भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 बड़े बंदरगाह हैं, कामराजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और वीओसी चिदम्बरम पोर्ट। देखा जाए तो भारत में जो टोटल मेजर पोर्ट है, अगर वो भारत के, आपका होमवर्क ये है कि आप भारत के जो मैप है, पूरे मैप के अंदर जो ये टोटल जो हमारे मेजर पोर्ट है, 13 मेजर पोर्ट है, इनको मैप के अंदर ड्रॉ कर लें कौन सा कहाँ पर है, तो आपको पता चलेगा कि जो मुख्य रूप से चेन्नई का हिस्सा है वहाँ पे एक चेन्नई के नॉर्थ में, चेन्नई के साउथ में, और एक है नीचे तूतीकोरिन के आसपास है। तो 3 पोर्ट हैं यहाँ पे चेन्नई में, मद्रास के अंदर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार आया भी है कि प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, क्योंकि इन 13 में से एक पोर्ट है जो प्राइवेट पोर्ट है। तो आप इसकी मैपिंग कर सकते हैं, आपका ये होमवर्क है। अब बात करें, पीयूष गोयल ने कहा है कि ईयू के साथ एफटीए की बातचीत आधे से भी आगे बढ़ गई है। ये हमने कल भी बात की थी कि ईयू अब थोड़ी भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ट्रंप की, और चाइना के साथ वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता, तो भारत उसके लिए काफ़ी सूटेबल विकल्प है। और भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इमर्जिंग मार्केट है, और इतनी बड़ी आबादी है, तो ईयू को काफ़ी संभावनाएं भी दिखती है। अब बात करें भारतीय समुद्री क्षेत्र है, उसमें ऐतिहासिक प्रगति हुई है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। एक मेरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। तो उसमें शिपिंग और जहाज निर्माण क्षेत्र में 2.2 लाख करोड़ की जो स्कीम से उनका शुभारंभ किया गया था। जो राष्ट्रपति जी है, उन्होंने राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरी थी, और उन्होंने इसको अपना अविश्वसनीय अनुभव बताया। राफेल है, एक फाइटर जेट है, और ये हमने फ्रांस से लिया है। अब बात करें, जापान के नए पीएम है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जापान है वो हमारे साथ क्वाड में सहयोगी है, उसके साथ साथ जापान एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से डेवलपमेंट भी कर रहा है, मुख्य रूप से अफ्रीका के अंदर, और उसमें भारत को सहयोगी बना रखा है। जापान नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भारत का सहयोगी है। जो बुलेट ट्रेन है उसमें भी जापान का ही सहयोग मिल रहा है हमें। और साथ ही जापान और भारत के बीच में एनुअल शिखर सम्मेलन होता है, यानी एक बार, सामान्यतः ऐसा होता है, एक बार भारत के प्रधानमंत्री जापान जाते हैं और एक बार जापान के प्रधानमंत्री भारत आते हैं। ये अल्टरनेट हर वर्ष होता रहता है। अब बात करें तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत के खिलाफ चीन ने शिकायत की है। जो भारत की जो PLI स्कीम है उसका विरोध किया है, उसके कुछ सेगमेंट्स का विरोध किया है। और अमेरिकी सेना है, उसने जो कैरेबियन सी है उसके अंदर ड्रग्स वाली नाव पर हमला किया है, और वेनेजुएला के तेल जहाज अभी भी आज़ादी से घूम रहे हैं, उन पर कोई हमला वगैरह नहीं किया है। कल जैसे कि हमने देखा था कि जो वेनेजुएला के निकोलस मादुरो है, उनका बोलना है कि हम पे अमेरिका हमला कर सकता है वगैरह, तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है वहाँ पे। और एक सर्वे किया गया था 25 देशों का, उस सर्वे के कुछ आंकड़े ये हैं कि भारतीय लोगों में AI को लेकर जागरूकता काफ़ी कम है। भारत में केवल 14% लोग हैं वो AI के बारे में बहुत कुछ सुना या पढ़ा है, 32% ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और टोटल देखा जाए तो 46% की हिस्सेदारी है, और 25 देशों के औसत में 81% के औसत से भी कम है। मतलब भारत अभी AI के मामले में सर्वे में काफ़ी पीछे है। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो के लिए सोशल मीडिया हैंडल हमारा जो YouTube है उससे आप जुड़ सकते हैं, साथ में अन्य हैंडल से आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आज के डिस्कशन में हमने मुख्य रूप से जो साइक्लोन था उसके बारे में डिटेल चर्चा की है। जो WTO वाला इशू था उसके बारे में हम बात करेंगे कभी फर्दर, क्योंकि एक डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट नाम से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, और WTO के बारे में और भी डेवलपमेंट है। जैसे WTO में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज़ हैं वो काफ़ी टाइम से सुसुप्त अवस्था में है, क्योंकि अमेरिका उसमें नियुक्तियाँ नहीं होने दे रहा है। तो एक उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाई गई जिसका नाम MPIA है। उसके बारे में हम देखेंगे। उसका भारत सदस्य नहीं है, वो चाइना, अर्जेंटीना ऐसे कुछ राष्ट्रों से मिलकर बनाई है, लेकिन वो बनाई गई WTO के जो अम्ब्रेला है उसी के अंदर है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट से बात करनी है हमने WTO के बारे में, इसलिए इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। फर्दर फ्यूचर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।